दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। यानी हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इकोनॉमी एकदम अनस्टेबल हो चुकी थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स राइज हो गई थी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में, और इसकी वजह से लोगों को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा था। एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गई थे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई, काफी लोग इंजर्ड हुए, फार्मलैंड्स, इंडस्ट्रीज सब डिक्लाइन हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये सारी कंडीशंस हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके जो इम्पैक्ट थे वो ज्यादा डीप थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1929 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1918 में, लेकिन 1918 से लेके 1928 तक भी कंडीशन अच्छी खासी नहीं थी। कंडीशंस बिगड़ी ही हुई थी 1928 तक भी, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइसेस गिरे 1929 में, तो कंडीशंस और ज्यादा बेकार हो गई। यूएसए में बैंक्स जो थे वो बंद हो गए, यूएसए और यूरोप के बैंक्स बंद हो गए, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को। उन्हें अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए उनके पास अब पैसा नहीं था, और ऊपर से कॉलोनीज पे और ज्यादा अत्याचार देखने को मिला हमें। जैसे इंडिया में और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें दिख रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो भी सफर कर रहे हैं, उनकी कंट्री की इकोनॉमी खतरे में है, तो वो अपनी कॉलोनी से ज्यादा पैसा खींच के ले जा रहे थे, जिससे कि ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके और ब्रिटेन में ही लोगों का वेलफेयर कर सके इजीली। इस वजह से वो कॉलोनी से पैसा खींच के ले जा रहे थे अपने देश में। तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी थी कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। काफी लंबे समय तक हमें 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, लेकिन उसके इम्पैक्ट हमें काफी लंबे टाइम तक देखने को मिले। और फिर 1939 में थोड़ी सिचुएशन सुधरी, ग्रेट डिप्रेशन 1939 में खत्म हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, तब दोबारा से डिमांड बढ़ी लोगों की, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स की डिमांड बढ़ने लगी, रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ी और फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ी। अब जब इन सभी चीजों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो प्रोडक्शन भी दोबारा बढ़ने लगा, फिर से ट्रेड होने लगा और लोग थोड़े प्रॉस्परस होने लगे, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही होने लगी। तो इससे क्या हुआ था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तभी ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया था। लोगों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा, दोबारा से ट्रेड किया जाने लगा, बहुत मतलब लोग जो थे वो फिर से एक बेटर लाइफ जीने लगे। तो ये सब हमने अभी तक देखा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद भी तो कंडीशंस बिगड़ी होंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी तो काफी ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ा होगा। क्या दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस आके खड़ी हुई थी? तो वही हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसे रीबिल्ड किया गया, उसे एक तरह से स्टेबल बनाने की कोशिश की गई और उसमें हम लोग सक्सेसफुल भी हुए। उसके बारे में हम आज के टॉपिक में समझेंगे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रॉयड मेनी कंट्रीज स्पेशली इन यूरोप एंड एशिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेशली एशिया और यूरोप के जो कंट्रीज थे इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। वही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिचुएशंस देखने को मिल रही थी, वही सेम सिचुएशंस यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिली। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, सिटीज एंड इंडस्ट्रीज वर रुइन्ड। काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई और उसके साथ अलग अलग सिटीज जो थी और अलग अलग इंडस्ट्रीज जो थी वो सब खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। यानी तबाही वैसी ही मची जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और वही सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिल रहा है। लोगों की डेथ होना, ऊपर से सिटीज, इंडस्ट्रीज ये सब डिस्ट्रॉय हो जाना, फार्मलैंड्स पर असर देखने को मिल रहा था और इसी के साथ डिमांड्स भी राइज होने लगी इन कंट्रीज में। तो पैटर्न एकदम सेम ही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का। कंट्रीज नीडेड मनी एंड सपोर्ट टू रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंट्रीज जो थी उन्हें पैसा चाहिए था अपने इकोनॉमी को दोबारा से बेटर करने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल राइज के लिए उन्हें दोबारा से पैसा चाहिए था। अब
अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकवरी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही कंट्रीज को पैसा चाहिए था। वही हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद भी जो कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी उनको पैसों की जरूरत थी, सपोर्ट चाहिए था, जिससे कि वो अपनी रिकवरी कर सकें, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, अपनी इकोनॉमी दोबारा से राइज कर सकें, दोबारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944 यूएसए, तो इसी के लिए एक मीटिंग रखी गई, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में यूएसए में ये मीटिंग रखी गई। 44 कंट्रीज मेट टू प्लान हाउ टू अवॉइड अनदर ग्रेट डिप्रेशन। यहाँ पे 44 कंट्रीज साथ में मिली, साथ में इन्होंने मीटिंग करी 44 कंट्रीज ने, और इन्होंने एक तरह से, इनका एम क्या था, इस मीटिंग का क्या एम था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कहीं दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स देखने को हमें मिले, काफी लंबे समय तक इकोनॉमिकल कंडीशंस बुरी रही, और क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, तो लोगों को डर था कहीं ऐसा ना हो दोबारा से एक ग्रेट डिप्रेशन आ जाए और फिर से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन में चली जाए। तो इसी वजह से इन 44 कंट्रीज ने मीटिंग करी यूएसए में इन 1944, और इनका एम ये था कि हम दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी कंडीशन को रोक सकें। इनका एम था कि हमें दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन को आने से रोकना है, हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी है उसे स्टेबल बनाना है। अब उन्होंने क्या किया, 2 न्यू इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड। अब ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से बचने के लिए इन लोगों ने, यानी 44 कंट्रीज ने मिलकर फैसला लिया कि हम 2 इंस्टीट्यूशंस सेटअप करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, to give short term loans to countries in crisis। तो IMF इसको एस्टैब्लिश किया गया, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है कंट्रीज को, एक इंटरनेशनल बैंक की तरह काम करता है ये, जो शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए लोन्स देता है डिफरेंट कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक टू गिव लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर रीबिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक भी एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक नाम से ही पता चला है पूरे वर्ल्ड के लिए एक बैंक की तरह काम करता है, ये डिफरेंट कंट्रीज को लोन्स देता है। IMF तो शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स राइज हो गई हैं, गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लेते हैं और अपने रीबिल्डिंग के लिए, यानी मान लो कोई वॉर हुई तो उससे हमें रिकवर करना है, दोबारा से अपना रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, यानी लोन देता है कंट्रीज को। लॉन्ग टर्म लोन्स कौन देता है? वर्ल्ड बैंक, और शॉर्ट टर्म लोन्स देता है IMF। रोल ऑफ यूएसए, अब ये सब जो भी चल रहा है उसमें यूएसए का क्या रोल था? द यूएसए बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जापान के 2 सिटीज पे, नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी में जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए उसके बाद जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो एक तरह से सबको पता चल गया था कि यूएसए की पावर कितनी है, यूएसए से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये लोगों को साफ पता चल गया था। और इस टाइम तक यूएसए की इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी थी। यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका था, ऊपर से यहाँ पे वेपन्स भी बहुत ज्यादा थे। यूएसए ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स बना रखे थे अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। और उसके बाद एक तरह से हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूएसए है उसने लोन्स दिए थे, कंट्रीज को लोन्स दिए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड लोन्स दे रहा है कंट्रीज को, तो इसकी इकोनॉमिकल पावर कितनी ज्यादा होगी। और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो एक तरह से हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर पावर भी है यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये सबको पता चल गया था कि यूएसए से पंगा लेना भारी पड़ेगा।
और यूएसए की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में यूएसए की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद यूएसए सबसे ज्यादा टॉप पे यानी टॉप मोस्ट पावर बन गया था पूरे वर्ल्ड में। और यूएसए के बाद जो सेकेंड नंबर पे आता था वो था सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों के बीच में एक तरह से आइडियोलॉजी को लेकर के कंपटीशन चल रहा था। ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने लड़ाई साथ में करी। ये एक ही ब्लॉक से थे, यूएसए और सोवियत यूनियन एक ही ब्लॉक से थे और ये हिटलर यानी नाजिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। हिटलर को हराने के लिए दोनों कंट्रीज साथ में थी, सोवियत यूनियन और यूएसए। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलने शुरू हो गए। किस पर बेस्ड थे? आइडियोलॉजी पे लेके। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का था, यानी यूएसए के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में, यानी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी था। लोग अपने हिसाब से, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता था वहां पे कि लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने बिजनेसेस चलाते थे। तो ऐसे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कोई एकदम बॉटम लेवल पे होता है, कोई एकदम टॉप लेवल पे होता है। जिसने अपने पोटेंशियल का यूज करके पैसा अर्न करा है, प्रॉफिट अर्न किया है, वो तो अमीर होता चले जाएगा और जिस इंसान ने अपने पोटेंशियल का यूज नहीं किया है वो गरीब होता चले जाएगा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऐसे इनइक्वालिटीज होती हैं। लेकिन वहीं सोवियत सिस्टम जो है वहां पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी चला करती थी, यानी कि गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा करती थी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, सारे जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट के ही थ्रू कंट्रोल किए जाते थे। गवर्नमेंट ही लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती थी और ऐसा नहीं है, मतलब लोगों को इक्वल रखना चाहती थी गवर्नमेंट सोवियत यूनियन में। तो सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, यानी समाज सेवा टाइप की। गवर्नमेंट जो है वो सबके वेलफेयर के लिए काम किया करती थी। एक तरह से इक्वालिटी लोगों को दी जा रही थी। इकोनॉमिक लेवल पे भी, यानी इकोनॉमिकली सब लोग इक्वल हों, वेल ऑफ हों, ये सब कौन हैंडल करता था? गवर्नमेंट, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट। और वहीं यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था। गवर्नमेंट लोगों के बिजनेसेस में इंटरफेयर नहीं करती थी। कोई टॉप लेवल पे होता है तो कोई बॉटम पे होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। सुनने में लग रहा है कि सोवियत यूनियन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, सोवियत सिस्टम जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा अथॉरिटेटिव होने लगा। गवर्नमेंट जहां स्टार्टिंग में लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, अब वही गवर्नमेंट लोगों के बारे में सोचना बंद कर चुकी थी। गवर्नमेंट बस अपनी जेब भर रही थी एक तरह से सोवियत यूनियन में, और एक तरह से लोगों की वॉइस को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था, लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी। यानी लोग गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ सकते थे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता होता था। और इस टाइप से ये जो सोवियत सिस्टम था वो और ज्यादा अथॉरिटेटिव होता चला गया, और इसी वजह से सोवियत यूनियन का एंड हुआ और यूएसए एक टॉप मोस्ट पावर बन के रह गई। फिर हेजेमनी ऑफ यूएसए हमें देखने को मिला, यानी कि यूएसए टॉप मोस्ट पावर बन के रह गया पूरे वर्ल्ड में। इसके बराबरी करने वाला कोई और देश था ही नहीं, यूएसए की बराबरी करने वाला। तो इस टाइप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन, ये दो ब्लॉक्स में पूरा वर्ल्ड बढ़ चुका था। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो यूएसए के सपोर्ट में जा रही थी, कुछ कंट्रीज सोवियत यूनियन के सपोर्ट में जा रही थी। तो इस टाइम को ना कोल्ड वॉर का भी टाइम पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वॉर कभी भी छिड़ जाएगी, लड़ाई कभी भी हो जाएगी। दोनों के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था और ऐसा लगता था कि लड़ाई कभी भी छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लड़ाई की सिचुएशंस बनी हुई थी, लड़ाई की कंडीशंस थी, लेकिन जब वॉर हुई नहीं, तो इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कोल्ड वॉर। तो यूएसए एक लौता पावर था पूरे वर्ल्ड में, टॉप मोस्ट पावर की तरह इमर्ज होके आया यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इट गेव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप एंड जापान, मार्शल प्लान। यूएसए जो है उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा, मतलब यूएसए जो है उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को, यूरोप और जापान, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज को और जापान, इन देशों को यूएसए ने एक तरह से पैसा दिया इनकी रिकवरी के लिए। तो यूएसए ने इन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करी, जापान और यूरोपियन नेशंस की हेल्प करी, जिससे कि ये नेशंस डेवलप कर सकें, दोबारा से रिकवर कर सकें, अपना रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। और इसी फाइनेंशियल हेल्प को कहा गया मार्शल प्लान। US industries and banks dominated the world.
यूएसए की जो इंडस्ट्रीज थी, यूएसए के जो बैंक्स थे, ये सब पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड में यूएसए के जो बैंक्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका डोमिनेशन देखने को मिला, उनका दबदबा देखने को मिला। इम्पैक्ट, अब इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, यानी इन सब का रिजल्ट क्या था? मैनी कंट्रीज क्विकली रिकवर्ड। मार्शल प्लान यानी जो फाइनेंशियल हेल्प दी थी यूएसए ने, और एक तरह से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशंस के सेट हो जाने की वजह से, एस्टैब्लिश हो जाने की वजह से जो कंट्रीज थी वो अपनी रिकवरी जल्दी कर पाई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत लंबे समय तक, 20 सालों तक हमें करीबन इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, तो वो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं देखने को मिले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उतनी कंडीशंस बुरी नहीं हुई थी जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो गई थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, बैठ के मीटिंग करी कि हमें ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन से अगर बचना है तो हमें 2 इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प करेंगे उनकी रिकवरी में। और इसकी वजह से हम उस इकोनॉमिकल क्राइसिस से बच सकते हैं जो पहले 1929 में आया था, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएसए के थ्रू दिए गए फाइनेंशियल हेल्प की वजह से जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज थी वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाई। वर्ल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, दोबारा से वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगी। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आल्सो बोरोड मनी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए यानी अपने विकास के लिए, जैसे इंडिया ने भी लोन्स लिए हैं इन इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ से लोन लिया है इंडिया ने। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प भी करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कर सकें। और उन कंट्रीज की भी हेल्प करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस जो वॉर में लड़ती हैं, यानी जो कंट्रीज वॉर्स की वजह से सफर कर रही हैं उन कंट्रीज की भी हेल्प करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि वो कंट्री जल्द से जल्द रिकवर करे, अपना डेवलपमेंट कर सके, दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई ये 2 इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप ये आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।